क्रिकेट के साथ उनके एक बड़े नेता के बेटे का धंधा जुड़ा हुआ है। देश के गृह मंत्री के बेटे का धंधा जुड़ा हुआ है क्रिकेट के साथ। तो भले ही पाकिस्तान के खिलाफ पूरा देश हो, लेकिन क्रिकेट नहीं रुकेगा। भाजपा जो है वो अपने आप में झूठ का एक पुलिंदा है। तो महराज मलिक जो कि अस्पताल की लड़ाई लड़ रहे थे, स्कूल की लड़ाई लड़ रहे थे, कश्मीरी पंडितों के हक में बोलते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, उस महराज मलिक के खिलाफ इन्होंने कैंपेन चलाया। जो बीजेपी राष्ट्रवाद का ढिंढोरा पीटते हुए घूमती है, उनकी असलियत यह है कि वो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप कह रहे हैं पब्लिक सेफ्टी के लिए वो आदमी खतरा है, जिसके लिए आज हजारों लाखों लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, वो पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा है। मुझे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि भाई आपको जाना है। जम्मू के इलाके में जब गए तो वहां धरना किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर श्रीनगर जब पहुंचे तो मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया। और मुझसे मिलने के लिए जब फारूक अब्दुल्ला साहब आए, जो 3 बार के मुख्यमंत्री वहां पे रह चुके हैं, उनको मिलने नहीं दिया गया, जिनका बेटा खुद राज्य का मुख्यमंत्री है। तो आप कैसे कहते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर में बिल्कुल शांति की बहाली है, लोकतंत्र की बहाली है, संविधान की बहाली है? तो कैसे है? पूरी पार्टी महराज मलिक के हक में है, उनके साथ गलत हुआ है। पीएसए जैसा कानून जो आतंकवादियों पे, बड़े बड़े अपराधियों पे लगता है, वो लगाया जाना एक कानून का दुरुपयोग का सबसे बड़ा मामला है। मैं कह रहा हूँ बीजेपी को सामने आने दीजिए ना। मोदी जी आके कहें कि भाई संजय सिंह गलत बोल रहे हैं। केजरीवाल साहब को इन्होंने जेल में डाला, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला, सत्येंद्र जैन को इन्होंने जेल में डाला, मुझे 183 दिन उठा के जेल में डाला। तो भैया इतनी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से नफरत क्यों है? आपने देखा ना ऑपरेशन सिंदूर, जिस वक्त हमारी बहादुर सेना पाकिस्तान के छक्के छुड़ा रही थी, उस वक्त में सीज फायर कर लिया प्रधानमंत्री जी ने। आप हम लोगों से तो नफरत करते हैं, बाहर जो आपको पूछने को तैयार नहीं है उसको गले लगाते हैं। और सर आप भी तो खुलकर ही कह रहे हैं भारतीय झुट्टा पार्टी। हर चीज में तो झूठ बोलते हैं। कहा था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, मिल गई 22 करोड़ नौकरी हिंदुस्तान के नौजवानों को। कहा था काला धन लेके आएंगे, 3 गुना ज्यादा हो गया काला धन मोदी जी के राज में। लोगों के घर उजाड़ रहे हैं आप, इसी दिल्ली में उनके घरों पे आप बुलडोजर चला रहे हैं। आप कहते हैं हम पक्का मकान दे देंगे सबको। इस देश के लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी। वो करोड़ों नौजवान जो उन्माद में इनके पीछे नारा लगाते हैं, अपने आप को मोदी भक्त कहलाते हैं, उन नौजवानों को ये समझने की जरूरत है कि तुम्हारा सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है, तुम्हारी भावनाओं का इस्तेमाल हो रहा है। तुमको सिर्फ बेरोजगारी की लाइन में खड़े होना है, तुमको सिर्फ शिक्षक की नौकरी मांगने पे लाठी खाना है। तुम बने हो सिर्फ इसलिए कि चपरासी की भी नौकरी मांगोगे तो लाखों की संख्या में फॉर्म भरोगे और वो एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। तुम इसलिए बने हो कि नीट का एग्जाम देते समय फर्जीवाड़ा होगा, सड़कों पे आओगे, पीटे जाओगे। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दास स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसी आवाज़ सुनाने जा रहे हैं जिसके आप लोग मुरीद हैं और आप लोग उनको सुनना चाह रहे हैं। वो कौन है शख्स, आइए उनसे मुलाकात करते हैं। हमारे सहयोगी विक्रांत यादव भी हैं। विक्रांत, आज हम कहाँ पर आए हैं और किनसे आप मुलाकात? अब तो क्या परिचय करवाएं, सामने संजय जी खड़े हुए हैं हैदर साहब। और कल क्योंकि संजय जी आए कश्मीर से, तो गए थे ये महराज मलिक को जो पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है, लेकिन वहाँ से एक लिस्ट लेकर के आए हैं रिटायर्ड आतंकवादियों की। जो रिटायर्ड आतंकवादी हैं, ये शब्द शायद आपने हमारे दर्शकों ने पहली बार सुना होगा। तो संजय जी, गए थे आप पीएसए का विरोध करने महराज के, और वापसी में ये रिटायर्ड आतंकवादियों की लिस्ट भी ले आए। देखिए, भाजपा जो है वो अपने आप में झूठ का एक पुलिंदा है। तो महराज मलिक जो कि अस्पताल की लड़ाई लड़ रहे थे, स्कूल की लड़ाई लड़ रहे थे, महराज मलिक जो कश्मीरी पंडितों के हक में बोलते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, आतंकवादियों के खिलाफ बोलते हैं, उस महराज मलिक के खिलाफ इन्होंने कैंपेन चलाया कि साहब ये तो बहुत बड़े अपराधी हैं, आतंकवादी हैं, इनका कोई 5 साल 6 साल पुराना वीडियो बुरहान वानी के बारे में एडिट करके 30 सेकंड का निकाल के उस तरीके से बदनाम करने की एक कोशिश, एक मुहिम चला रखी थी। तो जब मैं जम्मू कश्मीर गया तो वहाँ के लोगों ने बताया कि भाई इनकी तो पूरी लिस्ट जो है वो रिटायर्ड टेररिस्ट से भरी पड़ी हुई है। तो आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने कल इसीलिए की कि जितने भी सेवानिवृत्त आतंकवादी हैं वो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं और उनको अलग अलग पदों पे रखा गया। और इतना ही नहीं, जब भारत के गृह मंत्री दौरे पे गए थे जम्मू कश्मीर के, तो वहाँ पे लश्कर तैयबा का एक आतंकवादी तालिब है जो कि गृह मंत्री के पीछे खड़ा हुआ था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से
भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद की बात करती है, देशभक्ति की बात करती है, वो अपने आप में कितना खोखलापन है उनके अंदर। तो ये मैंने इसलिए सारी चीजें, सारी लिस्ट सामने रखी है। तो क्या ये लोग अभी भी कश्मीर में जुड़े हुए हैं बीजेपी के साथ, या समय समय पर रहे हैं बीजेपी? नहीं, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो समय समय पे रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। तो मैंने वो सारे नाम बताया और किस किस पद पे रहे हैं वो भी बताया मैंने। तो इसलिए जो बीजेपी राष्ट्रवाद का ढिंढोरा पीटते हुए घूमती है, उनकी असलियत ये है कि वो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और आप देखिए कि अगर कोई दूसरी पार्टी का बंदा इनको मिल जाता है, कोई दूसरी पार्टी का नेता इनको मिल जाता है, उसके खिलाफ पूरा अभियान चलाते हैं पूरे देश में कि भाई ये तो अपराधी है, ऐसा है, वैसा है, झूठा प्रचार। तो मैंने तो कल भी असेंबली में जो महराज मलिक की स्पीच थी पाकिस्तान के खिलाफ, जब ये ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था, उस दौरान की, या जो ये घटना हुई थी पहलगाम की घटना के बाद, तो वो सारे कुछ मैंने डाला कि भाई देखो सुनो, ये व्यक्ति एक देशभक्त व्यक्ति है और कितनी हक की बात कर रहा है। फिर कश्मीरी पंडितों के लिए महराज मलिक ने एक बयान दिया था कि भाई उनको आप सिर्फ कॉलोनीज में और फ्लैट दे के मत बसाइए, जहाँ से वो उजाड़े गए हैं उनके पुरखों की जो संपत्ति है वहाँ पे उनको बसाइए। तो ऐसी बातें कौन करेगा? जो एक इंसाफ पसंद व्यक्ति होगा वो करेगा। आप कह रहे हैं पब्लिक सेफ्टी के लिए वो आदमी खतरा है, जिसके लिए आज हजारों लाखों लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, वो पब्लिक सेफ्टी के लिए खतरा है? तो ये सब कुछ हो रहा है जम्मू कश्मीर में। तो डेमोक्रेटिक राइट्स को छीनना, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को छीनना, मुझे अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि भाई आपको जाना है, मैं और हमारे प्रभारी जो इमरान हुसैन साहब हैं, दोनों लोग, हम लोग गए वहाँ पे। तो वहाँ जम्मू कश्मीर में, जम्मू के इलाके में जब गए तो वहाँ धरना किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर श्रीनगर जब पहुँचे तो मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया। और मुझसे मिलने के लिए जब फारूक अब्दुल्ला साहब आए, जो 3 बार के मुख्यमंत्री वहाँ पे रह चुके हैं, उनको मिलने नहीं दिया गया, जिनका बेटा खुद राज्य का मुख्यमंत्री है। तो आप कैसे कहते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर में बिल्कुल शांति की बहाली है, लोकतंत्र की बहाली है, संविधान की बहाली है? तो कैसे है जब एक सांसद को एक पूर्व मुख्यमंत्री से, जिनका बेटा मुख्यमंत्री है, उससे मिलने तक की इजाजत नहीं? और मैंने इतना कहा कि भाई ठीक है, आप मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, कम से कम उनको अंदर आने दीजिए। उनको भी अंदर नहीं आने दिया। देश ने देखा कि आप उस दीवार, देश ने देखा, गेट पे लटक कर आप पूरे गेट पे लटक के मैंने उनसे बातचीत की। और उन्होंने मतलब मैं तो आपको क्या बताऊं कि बिल्कुल इस तरह से आवाज करके संजय संजय करके वो 90 साल के बुजुर्ग आदमी बाहर से खड़े होकर मुझे बुला रहे थे। तो हमारे साथ अजीत रहते हैं, उन्होंने कहा कि साहब फारूक अब्दुल्ला साहब आए, वो आपको आवाज़ लगा रहे हैं। तो मैं नीचे गया, मैंने कहा देखा मैंने कि कैसे आ गए, तो फिर भी उनसे मिलने की इजाजत। वो गेट पे खड़े होकर आवाज लगा रहे थे? वो गेट के बाहर खड़े होके संजय संजय ऐसे आवाज लगा रहे थे। तो अजीत ने देखा तो उन्होंने जाके मुझे बताया कि भाई वो फारूक अब्दुल्ला साहब आए हैं। तो मैंने कहा कि फारूक साहब आए? बोले हाँ, वो बाहर खड़े होके और आपको आवाज लगा रहे हैं। तो मैं बाहर निकला तो वो उसी तरीके से उन्होंने बुलाया। फिर वहाँ वो लोगों से कह रहे हैं कि भाई पार्लियामेंट में हमारा दोस्त रहा है और आप मिलने दीजिए। तो मिलने की इजाज़त नहीं। तो ये देखिए हमारी पार्टी के खिलाफ पड़े हुए हैं। केजरीवाल साहब को इन्होंने जेल में डाला, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला, सत्येंद्र जैन को कितने दिनों, मतलब लगभग 2 साल तक इन्होंने जेल में डाला। उस आदमी का वजन कम हो गया वहाँ जेल के अंदर। आप सत्येंद्र जैन को पहले और अब जिन लोगों ने देखा होगा पहचान नहीं सकते आप। तो इस तरीके से मुझे 183 दिन उठा के जेल में डाला। हमारा एक विधायक है जो आदिवासी समाज में काफ़ी लोकप्रिय है, गुजरात के अंदर चैतर बसेवा, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। इधर महराज मलिक की लोकप्रियता बढ़ रही थी, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। तो भैया इतनी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से नफरत क्यों है? क्योंकि केजरीवाल स्कूल की, अस्पताल की, सड़क की, बिजली की, पानी की, आम आदमी की ज़िंदगी के सुधार की बात करते हैं, रोजगार की। तो आप हमारे लोगों को टारगेट कर करके सबको जेल में डालेंगे, तो ये तो ठीक बात नहीं है। तो इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और केजरीवाल साहब ने कहा है कि सड़क, सदन और सुप्रीम कोर्ट तक भी ज़रूरत पड़ेगी तो इसकी लड़ाई लड़ेंगे। और पूरी पार्टी महराज मलिक के हक में है, उनके साथ गलत हुआ है। पीएसए जैसा कानून जो आतंकवादियों पे, बड़े बड़े अपराधियों पे लगता है, वो लगाया जाना, ये मैं समझता हूँ कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के खिलाफ एक कानून का
दुरुपयोग का सबसे बड़ा मामला है। सर वो हम लोगों ने वीडियो देखे, जाना नहीं हुआ कि महराज मलिक के सपोर्ट में पूरा इतना बड़ा हुजूम था। ये वाकई में इतने लोकप्रिय हैं, ऐसा क्या कर? देखिए कि हमारी पार्टी की कोई बहुत बड़ी संगठनात्मक स्थिति या ताकत वहाँ पे नहीं थी जम्मू कश्मीर में, लेकिन महराज मलिक चुनाव लड़े और चुनाव जीते तो अपने क्षेत्र में एक अच्छी लोकप्रियता थी उनकी, जिला पंचायत सदस्य के तौर पे, और फिर जब विधायक का चुनाव लड़े तो उनको लोगों ने विधायक बनाया आम आदमी पार्टी से। फिर विधायक बनने के बाद कुछ लोग होते हैं जो चुपचाप बैठ जाते हैं, अपना ठेकेदारी करना, पैसे कमाना, उस काम में लग जाते हैं। ये व्यक्ति लगातार विधानसभा में भी और अपने क्षेत्र में भी जनहित के मुद्दे उठा रहा था, इसलिए बीजेपी की आँख की किरकिरी बन गया। तो कहने लगे साहब पहले इसको अंदर डालो। तो ये सारे मामले फैब्रिकेटेड, आप सोचिए 2014 का मामला डाला हुआ है, 16 का मामला डाला हुआ है, 21 का मामला, 24 का मामला डाला हुआ है। अब तक क्या कर रहे थे भाई? आप सो रहे थे। अचानक आपको एक दिन याद आया, आपने 18 मामले बना के और पीएसए लगा के भेज दिया। लेकिन संजय जी, आप के विधायक चाहे चैतर वसाया हो या ये हो महराज मलिक, आप रिटायर्ड आतंकवादियों की लिस्ट निकाल के ले आते हैं और आप चाहते हैं कि बीजेपी वाले आपके साथ बड़ी गुड़ी करके बात करें। वो हमारे साथ क्या करते हैं? हमने तो फैक्ट्स रखा है ना। बीजेपी सामने आके इनकार कर दे कि वो पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादी नहीं है जिनको उन्होंने अपनी पार्टी में अलग अलग पदों पे रखा है। अब आप ऐसी बातें करें? मैं कह रहा हूँ बीजेपी को सामने आने दीजिए ना। मोदी जी आके कहें कि भाई संजय सिंह गलत बोल रहे हैं, आके कहें उसकी पार्टी। कोई नहीं कहने वाला है, क्योंकि ये हकीकत है। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। आपने देखा ना ऑपरेशन सिंदूर, जिस वक्त हमारी बहादुर सेना पाकिस्तान के छक्के छुड़ा रही थी, उस वक्त में सीज फायर कर लिया प्रधानमंत्री जी ने। और बाद में ट्रंप ने कहा साहब हमने धमकी दी इनको ट्रेड खत्म करने की, तो इन्होंने सीज फायर कर दिया। तो ये आम आदमी पार्टी के लिए बहादुर हैं, केजरीवाल के लिए बहादुर हैं, हम सब के लिए बहादुर हैं, सबको पकड़ पकड़ के जेल में डालने के लिए बहादुर हैं। लेकिन जब इनका सही सामना होता है अमेरिका से, चीन से, तब ये झूला झुलाने लगते हैं, तब ये उनके लिए प्रचार करने लगते हैं, अब की बार ट्रंप सरकार ये वो। अभी फिर दोस्ती के राग गाए जा रहे हैं, फिर देखिए कब पलट जाएंगे। तो मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि बाबूजी धीरे चलना, प्यार में जरा संभलना। संभलने को तैयार नहीं, तुरंत अपना दिल खोल के रख देते हैं, सबको गले मिलने लगते हैं, ही चिल्लाने लगते हैं। ऐसे काम नहीं चलता। आप हम लोगों से तो नफरत करते हैं, बाहर जो आपको पूछने को तैयार नहीं है उसको गले लगाते हैं। अरे भाई, इस देश के जो अच्छे लोग हैं उनको भी गले लगा के चलो ना। केजरीवाल जी से नफरत करते हो, जो स्कूल अस्पताल की बात करते हैं, और जहां आपको सम्मान नहीं देते, वहां उन देशों में जाके आप जबरदस्ती गले पड़ रहे हैं उनके। सर आप भी तो इसलिए जो महराज मलिक के ऊपर कार्रवाई है, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी एक ही वजह है कि आम आदमी पार्टी की और महराज मलिक की लोकप्रियता वहां पे बढ़ रही थी। और इनको खतरा है कि जैसे दिल्ली में 10 साल ये रहे, और पंजाब में इनकी सरकार चल रही है, गुजरात में बहुत तेजी के साथ पार्टी बढ़ रही है, गोवा में हमारे विधायक हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जम्मू कश्मीर पे भी आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ती चली जाए और इनका जनाधार बढ़ता चला जाए। तो इनको यहीं पे रोको। लेकिन एक बात आपको मैं और बता दूं, डेमोक्रेसी के अंदर जब आप किसी को जबरदस्ती परेशान करते हैं, उसके अधिकारों को कुचलने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो और जन समर्थन उसको हासिल होता है, जो महराज मलिक के केस में हो रहा है। और सर आप भी तो खुलकर ही कह रहे हैं भारतीय झुट्टा पार्टी। नहीं तो आप बताइए ना कि जो आदमी दिन रात झूठ बोलने का काम करेगा देश के लोगों के लिए, तो फिर उनके लिए और हम क्या कहेंगे? हर चीज में तो झूठ बोलते हैं। कहा था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, मिल गई 22 करोड़ नौकरी हिंदुस्तान के नौजवानों को। मिल गई हो तो बताइए। कह रहे हैं पान का ठेला लगा लो, कुछ भी कर लो, पकौड़ा तल लो। कहा था काला धन लेके आएंगे, 3 गुना ज्यादा हो गया काला धन मोदी जी के राज में। क्या हुआ काला धन का? आप देखिए इनके जितने वादे थे, पक्का मकान देंगे पूरे देश में,
जो बेघर लोग हैं 2022 तक, 15 अगस्त तक, 25 हो गया, 15 अगस्त बीत गया तो मिल गया पक्का मकान। लोगों के घर उजाड़ रहे हैं आप, इसी दिल्ली में उनके घरों पे आप बुलडोजर चला रहे हैं, आप कहते हैं हम पक्का मकान दे देंगे सबको। तो इसलिए ऐसी बातें आप बोल रहे थे कि साहब 50 रुपए का पेट्रोल हो जाएगा, 40 रुपए का डीजल हो जाएगा, इनकम टैक्स माफ हो जाएगा, क्या क्या बातें आप करके आए इस देश के लोगों के साथ। इतना बड़ा बड़ा झूठ आपने बोला और नतीजे में कुछ नहीं। तो इसलिए मैं इनको भारतीय झूठा पार्टी कहता हूँ। संजय आप जी, दिल्ली में ही देख लीजिए ना, 2,500 रुपए कह रहे थे, 8 मार्च को आपके खाते में 2,500 पहुंच जाए। कहाँ पहुंचा भैया बताओ आप जरा। अब तो झुग्गी वाले डर गए हैं, वो 2,500 बताइए मानते आप। ही नहीं है। अब कह रहे हैं कि झुग्गी बच जाए हमारी। हाँ। तो यही बात है ना कि भाई आप बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं और काम कुछ करते नहीं, तो ये तो ठीक बात नहीं। संजय जी, महराज को लेकर के हमने देखा कि शुरुआती 2 दिनों में बहुत प्रदर्शन हुआ, लोग सड़कों पे खूब उतरे, फिर वहाँ 144 भी लगाई गई ताकि थोड़ा अभी उसे वो शायद कंट्रोल। 163 हाँ, हो गई है। हाँ, 100 तो वहाँ पे 163 लगा दिया है हाँ। उन्होंने, और बहुत सारे लोगों को थाने में भी बंद किया। हाँ। इसके अलावा वहाँ पे कुछ नेताओं को नजरबंद करके भी रखा है, लाठियां भी चलाई इन मेरा लोगों ने। सवाल इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि आप, क्योंकि महराज के कई वीडियो आ रहे हैं जिसमें उनका, देखिए जो डीसी था उनके साथ अपने काम को लेकर के, क्षेत्र के काम को लेकर के विवाद था, लेकिन इस विवाद को सिख मुसलमान बनाने की कोशिश की गई। तो इस बीजेपी विवाद और क्या में काम महराज करती? को पाकिस्तान परस्त बनाने की कोशिश की। बीजेपी और क्या करती है? बीजेपी यही तो करती है ना। जो आदमी कश्मीरी पंडितों के हक में बोल रहा है, जो आदमी जम्मू कश्मीर के लोगों के हक में बोल रहा है, वो चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, सबके हक में बोल रहा है, आप उसको एंटी सिख साबित करना चाहते हैं? भाई किसी अधिकारी से अगर हमारा कोई प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर विवाद है, तो अब वो किस जाति का है, किस धर्म का है, ये मतलब थोड़ी है उसका। हमने कोई उसके धर्म को लेकर कोई सवाल कहा हो, कोई बात किया हो, कोई अपमानित किया हो, तो आप बताइए। महराज मलिक ने क्या सिख धर्म को लेके एक शब्द भी कोई टिप्पणी की? कोई नहीं। तो अधिकारी तो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इससे पहले बहुत सारे मुस्लिम अधिकारी रहे होंगे या अभी भी बहुत सारे मुस्लिम अधिकारी होंगे। तो ये इसको इस तरह से प्रचार। और मैं दूसरी बात भी कहता हूं कि मान लीजिए आपको कोई आपको हमारी भाषा से असहमति है, तो आप उसको लेके कार्रवाई करेंगे ना, पीएसए थोड़ी लगा देंगे। वैसे तो भाषा की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर करते हैं तो ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। जिस पार्टी के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं रैलियों में, जर्सी गाय जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिस पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री रैलियों में कहते हैं हम तो कपड़े देख के पहचान लेते हैं, इतनी नफरत की बातें करते हैं, वो पार्टी हमें भाषा पे उपदेश दे रही है। जिस पार्टी के सांसद संसद के अंदर दानिश अली को कितने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करके बोला था, वो शब्द मैं आपके कैमरे पे बोल नहीं सकता। जिस पार्टी के नेता भारत के प्रधानमंत्री गौरी लंकेश की मृत्यु के बाद, हत्या के बाद गाली देने वाले निखिल दधीच को फॉलो करते हैं, वो लोग हमें भाषा सिखा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि अगर मान लीजिए कभी उत्तेजना में हमारी भाषा कुछ गलत हो गई तो आप भाषा पे कार्रवाई कीजिए ना। आप पीएसए कैसे लगा देंगे? सवाल ये है। इसका मतलब कि एक आपके मन में ये अहंकार है कि हम तमाम धाराओं का इस्तेमाल करके पीएसए और ईडी, सीबीआई, एनआईए, ये वो सब एजेंसी लगा के लोगों को जेल में डाल के उनको दबा देंगे, तो वो ठीक बात नहीं है। सर, एक तो उस चीज़ को बताइए कि वो क्या हुआ था जब आपको हाउस अरेस्ट किया गया था, कि आपको बताया गया था, नहीं बताया हुआ गया? ये कि मैं श्रीनगर पहुंचा जब, तो श्रीनगर पहुंचने के बाद उन्होंने रात में ही वहाँ के एसपी महोदय मेरे पास आए मिलने गेस्ट हाउस में। तो उन्होंने कहा कि आपका क्या प्रोग्राम है, तो
हमने हमारे लोग ही बात कर रहे थे, इमरान हुसैन साहब जो हमारे एमएलए हैं वो बात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि कल हमारा धरना है और प्रेस कॉलोनी एक जगह है जहाँ पे कि धरना होता है, तमाम संगठनों के लोग जाके वहाँ धरना देते हैं। तो वहाँ पे हमारा धरना है और एक प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो ऐसा उन्होंने उनको जानकारी दी तो बोले कि ठीक है साहब, और कह के वो चले गए। फिर सुबह 9 या 10 बजे के बीच वो आए और एसपी महोदय ने ये कहा कि फिर आपको कहीं जाने की इजाज़त नहीं है, अब प्रेस क्लब आप नहीं जा सकते, आप धरना नहीं दे सकते। और पूरा जो गेस्ट हाउस का इलाका था उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया, पुलिस की छावनी उसको बना दी गई। तो मैंने बल्कि ये कहा कि भाई ठीक है, अगर आपको धरना नहीं देना है, धरना देने की आप इजाज़त नहीं दे सकते, तो कम से कम आप मुझे प्रेस क्लब जाने दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दीजिए। तो एक बार उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर ऐसा करते हैं कि यहाँ पे कुछ कैमरे आ जाएंगे, यहीं पे आप अपनी बात कह लीजिएगा। हमने कहा ठीक है। फिर बाद में उससे भी पलट गए, बोले नहीं, यहाँ भी किसी को नहीं आने देंगे और बाहर भी नहीं जाने देंगे। तो फिर आपने देखा होगा मैं नीचे उतरा और मैंने फिर वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, जिसको उन्होंने बाहर से बंद कर लिया, ताला लगा लिया। तो मैं और हमारे विधायक इमरान हुसैन और हमारे पार्टी के तमाम नेता वहाँ पे वो सब गेस्ट हाउस में ही हाउस अरेस्ट कर लिए गए। फिर फारूक अब्दुल्ला साहब आए तो आपने देखा होगा वो वीडियो कि उनको भी नहीं मिलने दिया। तो ये सब कुछ है। संजय जी, अब एक सवाल, क्योंकि पूरा हमारे देश में राजनीति हुई, क्रिकेट हुआ, इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत लोगों में लोकप्रियता है, लोग क्रिकेट के दीवाने हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ मैच होने जा रहा है और लोगों में गुस्सा बहुत है। लोग कह रहे हैं कि एक तरफ तो हम कहते थे कि पानी नहीं देंगे और खून और पानी का रिश्ता साथ नहीं चल सकता, और दूसरी तरफ अब पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे हैं। नहीं तो खून और खेल का रिश्ता चल रहा है, खून और खेल का रिश्ता चल रहा है। अच्छा, ये आपको लगता होगा कि ये क्रिकेट का खेल है, मुझे ये लगता है कि ये सट्टेबाजी के लिए किया जा रहा है, मुझे ये लगता है कि ये धंधे के लिए किया जा रहा है। तो एक गाना है, गंदा है पर धंधा है ये। तो मुझे लगता है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज जो चेयरमैन है इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के, तो वो देश के गृह मंत्री के सुपुत्र हैं और प्रभावशाली व्यक्ति हैं। वो तो चाह लें तो 1 मिनट में ये मैच कैंसिल हो सकता है। इस देश के लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी, इस देश के लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी। वो करोड़ों नौजवान जो उन्माद में इनके पीछे नारा लगाते हैं, अपने आप को मोदी भक्त कहलाते हैं, जो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि अमेरिका से अब भारत कहता है तू क्या है रे, मैं गाली नहीं दूंगा। उन नौजवानों को यह समझने की जरूरत है कि तुम्हारा सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है, तुम्हारी भावनाओं का इस्तेमाल हो रहा है। तुमको सिर्फ बेरोजगारी की लाइन में खड़े होना है, तुमको सिर्फ शिक्षक की नौकरी मांगने पे लाठी खाना है। तुम बने हो सिर्फ इसलिए कि चपरासी की भी नौकरी मांगोगे तो लाखों की संख्या में फॉर्म भरोगे और वो एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। तुम इसलिए बने हो कि नीट का एग्जाम देते समय फर्जीवाड़ा होगा, सड़कों पे आओगे, पीटे जाओगे। तुम इसीलिए बने हो। और इनके बच्चे हजारों करोड़ रुपए का धंधा करने के लिए बने, और वो धंधा किसी के भी साथ हो, दुबई के साथ हो, कतर के साथ हो, किसी भी मुसलमान के साथ हो, किसी भी हिंदू के साथ हो, पाकिस्तान के साथ हो, किसी के भी साथ हो धंधा, धंधे में कोई समझौता नहीं है। इनके बच्चे हजारों करोड़ रुपए का धंधा करेंगे, वो चाहे पाकिस्तान के साथ हो, चाहे वो दुबई के साथ हो, चाहे कतर के साथ हो, चाहे किसी भी देश के साथ हो। और हिंदुस्तान में कहेंगे करोड़ों हिंदुओं से कि तुम मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ और हमको लाइन में खड़े होकर वोट दो। तो ये चीज कौन समझेगा? इस देश के नौजवानों को अगर खुली आंखों से देखी हुई चीज समझ में नहीं आ रही है तो हम और आप क्या कर सकते हैं? संजय जी, आपने जो बात व्यंग में कही, हम और आप क्या कह सकते हैं? आपने जो बात व्यंग में कही कि खून और क्रिकेट तो चल सकता है, यही बात कल बीजेपी के सांसद, पूर्व सांसद राकेश सिन्हा जी, जो संघ विचारक भी है, उनसे एक कार्यक्रम के दौरान एक बच्ची ने पूछा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि खून के साथ पानी नहीं बह सकता, कि पानी इसीलिए हमने बंद किया। राकेश सिन्हा जी अंदर की बात जानते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि क्रिकेट के लिए हमने मना नहीं किया था।
क्योंकि उनको मालूम है कि क्रिकेट के साथ उनके एक बड़े नेता के बेटे का धंधा जुड़ा हुआ है, तो इसलिए उन्होंने ये बात कही। उनको ये पता है कि देश के गृह मंत्री के बेटे का धंधा जुड़ा हुआ है क्रिकेट के साथ, तो भले ही पाकिस्तान के खिलाफ पूरा देश हो, लेकिन क्रिकेट नहीं रुकेगा, क्योंकि उससे धंधा प्रभावित होगा। तो धंधा प्रभावित नहीं होना चाहिए, सट्टेबाजी चलनी चाहिए, उसके नाम पे कमाई होनी चाहिए करोड़ों की, तो वो कैसे रोक देंगे। हाँ, मैं फिर दोहरा रहा हूं, इस देश के करोड़ों नौजवानों को समझना पड़ेगा कि जो तुम उन्माद में इनके पीछे खड़े होकर नारे लगाते हो, जो तुम उन्माद में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की इनकी मुहिम में शामिल होते हो, जो तुम उन्माद में आके अपना रोजगार, अपना हित, अपनी जिंदगी की दुश्वारियों को भूल के इनको वोट देने की लाइन में लग जाते हो, ये तुम्हारे नहीं है। ये फायदा होने के लिए, फायदा होने पर पाकिस्तान के साथ भी खड़े हो सकते हैं, और दुबई के साथ भी खड़े हो सकते हैं, और कतर के साथ भी खड़े हो सकते हैं, और दुनिया के किसी भी मुसलमान के साथ खड़े हो सकते हैं, और इतना ही नहीं, तमाम रिटायर्ड आतंकवादियों के साथ भी खड़े हो सकते हैं। ये बात इस देश के नौजवानों को समझनी पड़ेगी। इसलिए मैं तो एक ही चीज जानता हूं कि देश को प्रमुख रखो, ये नफरती राजनीति के चक्कर में मत पड़ो, अपना जो हित है उसके बारे में सोचो। आपको कैसे रोजगार मिलेगा, आपको कैसे अच्छे स्कूल अस्पताल मिलेंगे। सुन के दुख होता है जब ये मैं पढ़ता हूं कि एक बुलंदशहर का एक व्यक्ति जो कई साल से बिजली के कनेक्शन के लिए ठोकरें खा रहा था, उसने आत्महत्या कर ली लखनऊ में। आप सोचिए, एक बिजली के कनेक्शन के लिए सालों साल धक्के खाने के बाद एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, अपनी जान दे दी, उस पे कहीं कोई उबाल नहीं होता। तो सर, आपने जो बात की, हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं, अभी हमने ग्राउंड रिपोर्ट की जीएस मेडिकल कॉलेज है हापुड़ का, वहाँ पर बराबर लगातार फीस बढ़ रही है, परेशान हैं लोग। और जब हम लोगों ने ये वीडियो डाला तो यूपी के हर जगह से ये आवाज़ आ रही है कि हम लोग परेशान हैं, लेकिन कोई आवाज़ उठा ही नहीं रहा। हाँ, तो हम लोगों में सहनशीलता बहुत है, हम बने हुए हैं इसी के लिए। हमें बिजली नहीं मिलती फिर भी हम नहीं बोल पाते। हमारे स्कूल बच्चों के बंद कर दिए गए उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में। 90,000 सरकारी स्कूल बंद हुए हैं पिछले कुछ सालों में पूरे देश के अंदर। हमें गुस्सा नहीं आता। हमको पीने का साफ पानी नहीं मिलता फिर भी गुस्सा नहीं आता। हमारा पेपर लीक हो जाता है बार बार फिर भी गुस्सा नहीं आता। हमें नौकरियों के नाम पे ठगा जाता है, लेखपाल की नौकरी हो, शिक्षक की नौकरी हो, क्लर्क की नौकरी हो, दरोगा की नौकरी हो, सिपाही की नौकरी हो, सभी नौकरियों में पेपर लीक हो जाता है, हमारा पैसा डूब जाता है। बैंक पीओ का एग्ज़ाम हो, यहाँ तक कि PCSJ का एग्ज़ाम हो, तो इन सारे एग्ज़ामों के पेपर लीक हो जाते हैं, लेकिन हमें गुस्सा नहीं आता। हमारे अंदर सहनशीलता बहुत है। तो ये देश, शायद इस देश के लोग बने हैं इसी व्यवस्था में रहने के लिए, और वो खुश हैं इससे, क्योंकि वो वोट भी नहीं देते बिजली पानी के नाम पे। दिल्ली में एक सरकार को दिया था तो 10 साल उस सरकार ने, केजरीवाल जी ने बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य पे काम किया। अब उनको लगा कि नहीं ये बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य नहीं ठीक है, अब हमें तो वो हिंदुत्व के नाम पे और उन्माद के नाम पे और ये नफरत की राजनीति के नाम पे बीजेपी को देना है, तो दे दिया उन्होंने। अब आप 6 महीने से हालत देख लीजिए, बिजली कटौती भी दिल्ली में शुरू हो गई, स्कूलों की फीस भी बढ़ गई, लोगों के घर भी तोड़े जा रहे हैं, बारिश में नाले भी बन जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अब लोग दुखी हैं, अब कह रहे हैं गलती हो गई। तो आपको तय करना पड़ेगा भाई, लोकतंत्र में आप ही मालिक हो, आप ही मालिक हैं। आप विधायक किसको बनाएंगे ये आपको तय करना है, सांसद किसको बनाएंगे वो आपको तय करना है। वो व्यक्ति नफरत फैलाने वाला कोई गुंडा होगा, वो व्यक्ति कोई माफिया होगा, कोई पूंजीपति होगा, या कोई स्कूल अस्पताल बनाने की सोच रखने वाला आदमी होगा। ये इस देश के लोगों को तय करना है कि स्कूल की फीस पे रोक लगाने वाला कोई आदमी होगा या स्कूल माफियाओं से मिलकर फीस बढ़ाने वाला कोई आदमी होगा।
बिजली के दाम को रोकने और फ्री करने वाला आदमी होगा, या बिजली कंपनियों के साथ मिलकर हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार करके बिजली का दाम बढ़ाने वाला होगा? चुनते तो आप है ना, रोना भी आपको ही पड़ता है। तो इसलिए मैं फिर बार बार दोहरा रहा हूं इस बात को कि ठीक है, आज महराज मलिक लड़ते हुए जेल गया, वो बाहर आएगा फिर लड़ेगा, स्कूल अस्पताल, जो हमारा काम हम तो करेंगे। लेकिन इस देश का नौजवान, इस देश के लोग, उनको भी अब सोचना पड़ेगा। मैं नहीं कहता कि हम कोई भगवान हैं, हमसे भी गलतियां होंगी, हुई होंगी गलतियां, लेकिन एक ऐसी पार्टी जो स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, लोगों के हितों के लिए काम करती है, अगर आप उसके समर्थन में नहीं खड़े होंगे तो फिर कैसे आपके हक में चीजें होंगी, ये तो सोचना पड़ेगा। संजय जी, आजकल एक बड़ी चर्चा ये चल रही है कि विपक्ष की कुछ युवा प्रवक्ता आए हैं, वो बड़े तर्कों के साथ जो सत्ता पक्ष है उनको जवाब देते हैं, और जिस कारण एंकर और बीजेपी के प्रवक्ता बड़े असहज हो जाते हैं। तो इन युवा प्रवक्ताओं से हम लोगों ने बात की, आपका नाम सब लोग लेते हैं कि संजय जी को हम खूब देखते थे, उनसे सीखते थे। तो इन युवा प्रवक्ताओं को आप भी देख रहे हैं आजकल, क्या कुछ ऐसा सही में फर्क दिखाई दिया है? बहुत ढेर सारा आशीर्वाद है उनको। हाँ। और देखिए क्या है कि ये जो है वो बड़े समाज के वंचित तबके से आने वाले बच्चे हैं, जिनको कभी मौका ही नहीं मिलता था टीवी पे जाके अपनी बात कहने का। जब उनको मौका मिला तो उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया कि हम किसी से कम नहीं हैं। और कंचना यादव है, प्रियंका भारती हैं, तमाम और सारे बहुत सारे प्रवक्ता हैं, वो बहुत अच्छे ढंग से, प्रभावशाली ढंग से अपनी बातें रखते हैं। बहुत अच्छी बात है ये। बहुजन समाज जिसको कहा जाता है, समाज के 85% वर्ग से आने वाले लोग, और कितने मुश्किलों से आके उन्होंने यहाँ पे पढ़ाई की, बिहार से आके, और अब वो जब टीवी चैनल्स पे गोदी मीडिया के लोगों को जवाब देते हैं तो उनको बुरा लगता है, बीजेपी के प्रवक्ताओं को भी बुरा लगता है। लेकिन अब तो गाड़ी निकल चुकी है, अब आप उनको रोक नहीं पाएंगे। देखिए, एक वक्त होता है जब आप किसी को रोक सकते हैं, अब वो शायद उन लोगों के साथ वो समय बीत चुका है। अब आप उन प्रवक्ताओं को रोक नहीं पाएंगे, उनकी बातें पहुंचेंगी लोगों तक। तो मेरा बहुत ढेर सारा आशीर्वाद है ऐसे तमाम दलों के प्रवक्ताओं से। अब बहुत सारे, देखिए, समाजवादी पार्टी में एक मनोज काका हैं, मनोज यादव हैं, बहुत अच्छे ढंग से, प्रभावशाली ढंग से अपनी बात रखते हैं। हमारी पार्टी में बहुत सारे प्रवक्ता हैं, प्रियंका हैं, संजीव झा हैं, जाके मजबूती से, ऋतुराज है, बहुत अच्छे ढंग से लड़ता है, टीवी चैनल पे जाके अपनी बात कहता है। सौरभ भारद्वाज का अपना एक अलग अंदाज है बोलने का, जो लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। तो बहुत सारे, हमारी पार्टी में भी बहुत सारे अच्छे प्रभावशाली वक्ता हैं जो टीवी चैनल्स पे जाके, कुलदीप है, कुलदीप बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात रखते हैं, मेले जो हमारे हैं। तो इसलिए ये अच्छी चीज़ हो रही है, मैं तो इसकी सराहना करता हूं। संजय जी, वो लेकिन उनका ये कहना है कि एक जो बड़ी दिक्कत आ रही है, अनुराग के जो समाजवादी पार्टी के हैं, उनके साथ तो आपने देखा था कि मारपीट ही हो गई। हाँ, बिल्कुल। तो ये सब चलता रहता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी सबको मौका मिल रहा है टीवी चैनल्स पे जाने का। हम लोग तो शायद अब उस फेज से बाहर निकल चुके हैं। हम लोगों को तो कभी कभी ही टीवी पे जाते हैं। शुरुआती दिनों में हम लोग भी लगातार शाम से लेकर रात तक बैठे रहते थे टीवी चैनल्स पे डिबेट में। लेकिन इन प्रवक्ताओं को देख के बहुत अच्छा लगता है। लेकिन संजय जी, ये जितने भी प्रवक्ता नए आ रहे हैं, इनका ये कहना है कि बहुत दिक्कत ये नहीं है कि आप बीजेपी के प्रवक्ता का आपको सामना करना है, बीजेपी के प्रवक्ता के साथ साथ जो एंकर बैठता है शो में, वो भी पूरी तरीके से उन्हीं के साथ बोलने नहीं देते। तो हाँ, वो समय वो बोले कि ये दोनों भी मिल जाए, तब भी हमें दिक्कत नहीं है। ये स्पेस कहाँ, देखिए, ये बहुजन समाज से आने वाले जो ये प्रवक्ता थे, इनको स्पेस कहाँ से? नेशनल दस्तक नाम का एक यूट्यूब चैनल निकला, शंभू नाथ ने शुरू किया, शंभू जी ने, और उसमें ऐसे प्रवक्ताओं को धीरे धीरे मौका मिलना शुरू हुआ। फिर नवीन कुमार जी ने शुरू किया, उसमें ऐसे प्रवक्ताओं को बोलने का मौका मिला। फिर अब धीरे धीरे इसका विस्तार होता गया, ऐसे लोग
अलग अलग चैनल्स पे जाके, यूट्यूब चैनल्स पे जब बोलने लगे, उनके लोगों को जब लोगों ने सुना तो लगा कि भाई इनको टीवी पे भी बुलाना चाहिए। टीवी पे भी मौका मिला, टीवी पे मौका मिला तो वो परफॉर्म करने लगे। जब उनकी व्यूअरशिप बढ़ने लगी तो आप ऐसे लोगों को ज़्यादा रोक नहीं सकते जिनकी व्यूअरशिप है, तो फिर टीवी चैनल्स की भी मजबूरी हो जाती है उनको बुलाओ। अब टीवी चैनल्स की हालत ये है कि उनके प्रवक्ता जो हैं वो मतलब एक बीजेपी का प्रवक्ता होता है, एक आरएसएस का विचारक होता है, एक कोई पत्रकार बैठ जाता है जो बीजेपी माइंडेड होता है, और एक टीवी की एंकर होती है। तो 4 प्रवक्ताओं से एक प्रवक्ता को लड़ना पड़ता है। एक बीजेपी हो गई, एक आरएसएस हो गया, एक पत्रकार हो गया, और चौथा एंकर हो गया। तो 4 प्रवक्ता एक तरफ हो जाते हैं, बाकी जो आते हैं पार्टियों के वो एक तरफ रहते हैं। तो ये है। संजय जी, अब कुछ सवाल दिल्ली से पूछ लें। आपने कहा कि दिल्ली में काम की बात हो रही है, हमारी मुख्यमंत्री साहिबा भी तो काम कर रही हैं, अब तो उनके हस्बैंड भी उनकी सपोर्ट करने लगे हैं सब चीज़ों में। नहीं देखिए, ये बेसिकली सवाल उस दिशा में है कि उनकी फोटो जो आई थी, मैं आपको बताता हूँ। आपको शायद अभी पता चल रहा है, लेकिन उनके हस्बैंड उनके काम में दखल तब से देते रहे हैं जब वो जो पार्षद थी, सभासद थी यहाँ पे, दिल्ली में। जब वो दिल्ली में पार्षद थी तब से उनके हस्बैंड का दखल उनके कामों में था। अच्छा। अब वो मुख्यमंत्री हो गई तो मोदी जी ने कहा कि यहाँ अकेले एक मुख्यमंत्री से काम नहीं चलेगा, दिल्ली को 2 मुख्यमंत्री चाहिए, क्योंकि केजरीवाल को हटाया तो एक आदमी काम नहीं चला सकता, यहाँ ज्यादा काम है, यहाँ 2 मुख्यमंत्री बनाओ। तो एक उन्होंने रेखा गुप्ता को बनाया, एक सुपर सीएम उनके पतिदेव को बना दिया, मनीष जी को। तो संभवतः मनीष ही नाम है। तो 2 सीएम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आप देखिए ना, ये लोग वो हैं जो दुनिया भर को नैतिकता का पाठ सिखाते हैं, पोस्टर लगाते घूमते हैं दूसरों के, ये वो लोग हैं। सर, और एक चीज़ ये है कि ना दिल्ली की जनता पूछ रही है कि उन्होंने ना 7 सांसद भी लोकसभा के लिए चुने हैं, वो इतने 6 महीने में ना कभी दिखे ही नहीं, कभी क्या कर रहे हैं। ये आपसे तो मिलते होंगे कभी, तो कभी क्या चल रहा है दिल्ली के लिए? तो अभी भी हमारे घर पे चलिए, मैं तो राज्यसभा का सांसद हूँ, आपको लोग बैठे हुए मिल जाएंगे, हॉस्पिटल का लेटर बनवा रहे होंगे, कहीं कुछ कर रहे होंगे। तो हम तो जब तक रहते हैं दिल्ली में लोगों का काम करते रहते हैं। तो उन सांसदों को भी बहुत सारे मुद्दों पे बोलना चाहिए। अब जल भराव पे पहले तो बहुत चीखते चिल्लाते थे, अब क्यों नहीं बोलते हैं? तब तो जा के फोटो खिंचाते थे, बाढ़ का मनोरंजन करते थे, प्रदूषण। आज अभी देखिए, अभी जैसे ही प्रदूषण का टाइम आएगा, नवंबर दिसंबर का महीना, आप देखिएगा अब सारे लोग चुप हो जाएंगे। जब तक केजरीवाल जी थे तब तक दिल्ली में प्रदूषण था। अब जैसे ही आप देखिएगा नवंबर दिसंबर का महीना आएगा, बीजेपी की सरकार अब आ चुकी है, अब कोई प्रदूषण की बात नहीं होगी। आप देखिए, कल या परसों संभवतः एक फैसला हुआ, कोई हल्ला नहीं है कहीं पे। क्या हुआ? जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार थी, यहाँ पे शराब पीने की उम्र थी 25 साल। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के आने पे उन्होंने अभी 2 दिन पहले फैसला किया कि भाई यहाँ शराब पीने की उम्र 25 साल नहीं 21 साल होगी। कितने टीवी चैनल पे चला बताइए आप मुझे, कितने टीवी चैनल पे डिबेट हुई? और कम से कम 200 डिबेट इस नाम पे चलाई गई, झूठी डिबेट चलाई गई कि दिल्ली में शराब पीने की उम्र कम कर दी, 18 साल कर दी, 18 साल कर दी। तो ये चलाया गया। अब आप देखिए, अब आप 25 की जगह 21 साल उम्र कर दिया बीजेपी ने। कोई किसी टीवी चैनल पे डिबेट नहीं हो रही। तो ये जो दोहरा मापदंड है मीडिया का, गोदी मीडिया का खास तौर से, कि भाई हमको सिर्फ एक पक्षीय खबर चलानी है, पता नहीं क्यों लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा है, क्यों इनके टीवी चैनल्स को देखने के लिए बैठ जाते हैं। संजय जी, आपने जो एंकर्स की बात की, गोदी एंकर्स की जो बात की, नेपाल में जो हिंसा हो रही है इसकी सब लोग कड़ी निंदा कर रहे हैं, लेकिन कई रिपोर्टर्स जो वहाँ चैनल्स के गए हैं उनके साथ भी वहाँ पर मारपीट हो रही है। तो इस गुस्से को कैसे रोका जाए? क्योंकि पब्लिक को ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैं वही कह, कोई हिंसात्मक कार्रवाई हो उसका मैं समर्थन नहीं करता। डेमोक्रेसी में आपको सड़क पे उतर के आवाज उठाने का हक है, लेकिन आप संसद जला दें,
आप किसी पूर्व प्रधानमंत्री के घर में आग लगा दें, वित्त किसी मंत्री के वित्त साथ मंत्री को मारपीट। दौड़ा दें, मारपीट करें, वो ठीक नहीं है। और ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे नौजवान भी मारे गए, उन पे भी गोलियां चलाई गई, लेकिन युवा जो होता है उसकी जो ऊर्जा होती है वो पहाड़ से निकले हुए उस पानी की तरह होती है, जिसकी धारा को अगर एकत्रित कर लिया जाए तो उससे बनने वाली ऊर्जा से समाज को प्रकाश दिया जा सकता है। और उस ऊर्जा को अगर आवारा छोड़ दिया जाए तो वो बहुत बड़े विध्वंस का कारण बन सकती है। तो ये नहीं होना चाहिए। युवाओं को अपनी ऊर्जा को एकत्रित करना है और उसको नेपाल को कैसे आगे लेके जाना है, इसके बारे में उसका इस्तेमाल होना चाहिए। नहीं, मेरा तो सवाल इसलिए था आपके साथ ये और ये जो गोदी एंकर्स के खिलाफ या रिपोर्टर्स के खिलाफ वहाँ पे गुस्सा दिख रहा है, तो ठीक है, आप उनसे कह दीजिए कि भाई हम आपकी खबरें यहाँ पे नहीं देखना चाहते हैं, आप यहाँ से जाइए। तो संजय जी, हमारा उसके विरोध का तरीका ये है, हमारा तो ये नेपाल नहीं है से कि आपको कोई रिपोर्टर दिखे तो उसको आप पीटने लगे। हमारा तो नेपाल से रोटी बेटी का संबंध था, तो ऐसी स्थिति क्यों आ गई कि नेपाल जैसा देश जो बिल्कुल ही हमारे वहाँ शादियां होती है, यहाँ बहुएं आती हैं। वो गुस्सा तो आपको विक्रांत जी हिंदुस्तान में भी देखने को मिलता है। कई बार आप देखिए, किसान आंदोलन के दौरान कई टीवी चैनल्स के रिपोर्टर्स को लोगों ने फूट किया। अब ठीक है, हिंदुस्तान में इस तरह से लोग अपने आप को संयमित रख लेते हैं कि कोई मारपीट नहीं करते, लेकिन हुटिंग तो होती है। चैनल्स को भी लोग पहचानते हैं, एंकर्स को भी लोग पहचानते हैं, रिपोर्टर्स को भी लोग पहचानते हैं। कई बार टीवी चैनल की वजह से बेचारे जो सही रिपोर्टर भी होते हैं वो भी इस तरह के मारपीट का शिकार हो जाते हैं। संजय जी, हम लोग दिल्ली की बात कर रहे थे। एक दिल्ली में जब आप लोगों की सरकार थी, एलजी साहब बहुत सक्रिय थे और बकायदा उन्होंने कह दिया था कि दिल्ली में सरकार का मतलब तो एलजी होता है। बीजेपी के जीतने से सबसे ज्यादा नुकसान एलजी साहब का हुआ है। अच्छा, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सदमे में सक्सेना साहब होंगे। क्योंकि अब उनकी जो एक पावर की जो एक उनको सनक थी, आप कह सकते हैं कि पेड़ पौधा भी लगाना है तब भी वो जाएंगे, सड़क का उद्घाटन करना है तब भी वो जाएंगे, और हर चीज में एलजी साहब जो है वो अपना चेहरा आगे रखेंगे और ये बताएंगे कि साहब मैं सरकार हूँ, ट्रांसफर पोस्टिंग से लेके हर चीज में। तो अब तो वो बेचारे कहीं पूछे जा नहीं रहे। तो अब मुझे लगता है कि एलजी साहब की स्थिति जो है वो बहुत दयनीय हो गई है जब से यहाँ पे एक बीजेपी की सरकार आ गई चुनी हुई, क्योंकि उनके सामने फिर इनका चल नहीं पाता। अब चलेगा कैसे? यहाँ पे दो तो सीएम है, एक रेखा गुप्ता जी है, दूसरे उनके पति सुपर सीएम है। तो 2 सीएम के आगे एलजी का कहाँ चलेगा? तो ये काम हुआ है कि एलजी साहब बेचारे, उन्होंने तो मेहनत की अपनी ओर से कि किस तरीके से सीवर के काम रोकने हैं, पानी के काम रोकने हैं, अस्पतालों के काम रोकने हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करना है, इनके लोगों पे मुकदमे खोलने हैं, उनको जेल में डालना है, किसी भी तरीके से बीजेपी को यहाँ जिताने के लिए काम करना है। तो कर तो दिया उन्होंने, ईमानदारी से देखिए बात आप, उन्होंने अपनी निष्ठा तो पूरी दिखाई, लेकिन बीजेपी वालों ने उनके साथ अच्छा नहीं किया। जैसे ही बीजेपी की सरकार बन गई, एलजी साहब को उठाकर बिल्कुल उन्होंने क्लर्क बना दिया है। अब वो उनकी कोई पावर नहीं रही, अब दिखते भी नहीं है वो टीवी वगैरह। पहले बकायदा पॉडकास्ट किया था उन्होंने, कहीं नहीं दिखते। पॉडकास्ट किया था, मीडिया में आके बोलते थे, रोज चैनलों में चलते थे। चलिए संजय, लगभग बाढ़ में उनको बड़े सूरमा हो जाते थे, प्रदूषण के टाइम में सूरमा हो जाते थे, हर चीज में वो एक बड़े सूरमा हुआ करते थे। लेकिन अब जब से ये सरकार आ गई बीजेपी की, तो उनको तो क्लर्क बना दिया है। सर, पंजाब भी आप होकर आए हैं, प्रधानमंत्री जी भी पंजाब चले गए, मणिपुर भी जा रहे हैं, अब तो सब कुछ सही हो रहा है। देखिए, ऐसा है, पंजाब में तो उन्होंने जाके पंजाब का अपमान किया है। 60,000 करोड़ रुपए की मांग मुख्यमंत्री जी ने की थी, और उसमें वहाँ के जो बाढ़ की हालत थी वो भी शामिल किया था, और जो जीएसटी का और रूरल डेवलपमेंट का बकाया था वो भी उन्होंने शामिल किया। लेकिन वो तो उन्होंने कुछ दिया नहीं, बल्कि 1600 करोड़ रुपए की एक धनराशि पंजाब के लिए उन्होंने घोषित की है, जो कि मैं समझता हूँ बहुत कम है। जितनी बड़े पैमाने पे वहाँ तबाही हुई है, वहाँ मवेशियों का नुकसान हुआ है, वहाँ
सामानों का नुकसान हुआ है, दुकानों का नुकसान हुआ है, मकानों का नुकसान हुआ है, फसलों का नुकसान हुआ है। तो आप इतने बड़े नुकसान की भरपाई, सड़कें टूट गई हैं, तमाम बिल्डिंगें टूट गई हैं, स्कूल टूट गए हैं, तो ऐसे बड़े पैमाने पर हुई तबाही की भरपाई आप सोचते हैं 1600 करोड़ रुपए में हो जाएगी, वो बिल्कुल ठीक बात नहीं है। और ये तो एक घाव पे नमक छिड़कने वाली बात है। और मणिपुर भी जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। देखिए मणिपुर बहुत इंतजार कर रहा हुजूर था आते मणिपुर। आते बहुत देर कर दी। जब सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ तबाह हो गया, तब आप मणिपुर जा रहे हैं, तो अब तो बहुत देर हो गया। चलिए संजय जी, चलते चलते एक जो आज कल खबर आई कि भारत ने फिलिस्तीन के बारे में जो भी भारत में बात करता था उन सबको भाजपा समर्थक और जो ट्रोल आर्मी होती थी वो एकदम देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी घोषित कर देती थी। लेकिन अब भारत सरकार ने भी यूएन में फिलिस्तीन राष्ट्र के पक्ष में वोट डाला है कि उसकी स्थापना के लिए। तो कहीं ना कहीं एक बदलाव तो देखने में आया जो भारत का सदैव से रुक रहा था। देखिए, आपको बदलाव लाना पड़ेगा। हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है किसी से, नीतियों की दुश्मनी है। आप देश के प्रधानमंत्री हो गए, आप सबके हैं। आप हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई करने में अभी भी जुटे हुए हैं। तो आप अपने आप को मानते ही नहीं कि आप 144 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं। दूसरी बात क्या है, विदेश नीति का सवाल। भारत पाकिस्तान के मामले में कभी भी हिंदुस्तान के किसी भी प्रधानमंत्री ने, वो चाहे अटल जी हो, चाहे विपक्ष का कोई प्रधानमंत्री हो या कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे, किसी ने भी अमेरिका के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं कभी किया। नहीं। रसिया हमारा परंपरागत मित्र था, हम उसके साथ रहे, उन्होंने हमारा साथ दिया। और 6 बार रूस ने हमारे पक्ष में, यूएसएसआर जब था और रसिया, 6 बार उन्होंने हमारे पक्ष में वीटो का इस्तेमाल किया, 6 बार। तो आज आप देखिए कि पुतिन पाकिस्तान के साथ अपने संबंध बहाल करने में लगे हुए हैं, क्योंकि आपके वो रिश्ते, वो घनिष्ठता रिश्तों में नहीं रह पाई। आप अमेरिका के पीछे बहुत पड़ गए, तो उनको भी समझ में आ गया कि कमजोर आदमी है, इनको जैसे चाहो वैसे नचाओ। विदेश नीति के मामले में बहुत सावधानी से कदम रखने की आवश्यकता होती है। आप कभी चीन के राष्ट्रपति आ जाएंगे, उनको झुलाने लगेंगे, फिर आप कहेंगे कि इनके सामान का बहिष्कार करो। 40 लाख करोड़ रुपए का व्यापार, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, 40 लाख करोड़ रुपए का व्यापार 2020 के गलवान घाटी की घटना के बाद भारत ने चीन के साथ किया है। 40 लाख करोड़, जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे, इतना आयात चीन से भारत की सरकार ने किया है। और मोदी जी के भक्त कहते हैं चीन के सामानों का बहिष्कार करो, अब कह रहे हैं चीन से प्यार करो, फिर कहते हैं अमेरिका के सामानों का बहिष्कार करो, स्वदेशी लाएंगे, फिर कहते हैं अमेरिका से प्यार करो। तो इस तरीके से एक एक ट्वीट पे आपका रवैया बदल जाए और इस तरीके से आप जा के पूरे दुनिया में आप अपनी हंसी कराते हैं। कुछ लोगों को भीड़ इकट्ठा करके लेके जाते हैं, उसमें कोई महिला रोने लगती है, उसको टीवी चैनल वाले चलाने लगते हैं कि हम तो जापान में इन्हीं की वजह से शांति में हैं। तो ये सब आप अपना मजाक बनवाते हैं, ये मजाक उड़वाते हैं प्रधानमंत्री जी, ये सब नहीं करना चाहिए उनको। सर ये आप दुनिया के लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के प्रधानमंत्री हैं, 144 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के प्रधानमंत्री हैं। आप दुनिया के देशों के सामने जाके ऐसे ही गले पड़े रहते हैं, ये क्या बात है? सर किसानों का भी हो रहा है कि अभी कपास में जो 11% का इम्पोर्ट ड्यूटी, दूसरा यूरिया मिलने में बड़ी समस्या हो रही है, तो उसके बारे में अभी तक कुछ भी बात कहीं पर दिन दिख रही? नहीं, तो उसको तो चिल्ला के लोग कहते थे कि अब क्या खाद मिलने में कोई कमी हुई मोदी जी के आने के बाद? आप देखिए कितनी लाठियां खानी पड़ रही लोगों को, लोगों की जान चली गई लाइन में खड़े होकर। उत्तर प्रदेश की बात मैं बता सकता हूँ आपको। और कपास पे 11% आयात शुल्क था, वो आपने खत्म कर दिया। मतलब अमेरिका आपके ऊपर 50% का शुल्क लगा रहा है और आप 11% का आयात शुल्क खत्म करके, जीरो करके हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों को बर्बाद कर रहे हैं। यही मुद्दा अरविंद केजरीवाल जी ने उठाया था। तो आप काम किसके लिए कर रहे हैं? आप अमेरिका के हितों के लिए काम कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के हितों के लिए काम कर रहे हैं? ये सवाल है। चलिए शुक्रिया सर।
तो आपने देखा कि हमारे साथ संजय जी थे, हर बात हर मुद्दे पर हमने बात की उनसे। इसी तरह की शख्सियत आपके लिए हम लोग लाते रहेंगे। दास स्वतंत्र देखते रहिए। नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।